हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सबसे पहले तो जो क्लास 11th में स्टूडेंट आ चुके हैं फ्रॉम द क्लास 10th, मैं उसको कंग्रेचुलेसन दूंगा। और आज ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 11th की। देखो, एनसीईआरटी में लगभग 15 चैप्टर है फिजिक्स की बुक में, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ड, यानी कि फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, फिजिक्स की डेली एप्लीकेशन क्या है, और हाउ कैन वी रिलेट फिजिक्स विद आवर डेली लाइफ। ओके, बट मैं थोड़ा डिफरेंटली शुरुआत करता हूँ फिजिक्स की। देखो, ये सब चीजें आपके स्कूल में पढ़ाई जा सकती है कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, मतलब जो कुछ भी नेचर में है वो सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा फिजिक्स करने के लिए जो फिजिक्स है ना क्लास 11th की, वो 10th की फिजिक्स जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 11th क्लास की फिजिक्स में आपको मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि अगर आप में मैथ्स की स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो आपको फिजिक्स में डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट यही होता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाऊं। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दिया, इस टॉपिक को नाम दिया मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि मैं आपको वो सब मैथ्स के पार्ट्स करवाऊंगा जो कि हम फिजिक्स में यूज करेंगे। देखो, 11th क्लास में 12th क्लास में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चल रहा है, आपको थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ये सब भी करनी होगी बेटा। तो फिजिक्स करने के लिए, ठीक है, किसी महान साइंटिस्ट ने कहा है दैट फिजिक्स इज लर्न विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो सिचुएशन फील ना करने दूं, या आपको वो सिचुएशन में ना जाने दूं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप मैथमेटिक्स की वजह से या मैथमेटिक्स की नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉपर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अटको। ठीक है, तो फिजिक्स को एक अच्छे तरीके से करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी थोड़ी बहुत तो मैथ्स में पकड़ जरूर होनी चाहिए। ठीक है, 11th 12th लेवल पे जो फिजिक्स में जो मैथ्स आती है वो आता है आपका 9th लेवल का, 10th लेवल का। कम से कम अपने 9th और 10th की कुछ चीजें तो आपको करनी ही करनी है, जैसे कि बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे 11th 12th में, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया, उन सब चीजों का वो सारी चीजें आप रिवाइज करें। ठीक है, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स के वो पार्ट करवाऊंगा जो आपके देखना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही शुरू हो जाएंगे। ऐसी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक होगा वो किस तरह से होगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। मेरा टॉपिक सबसे पहले शुरुआत होगा, सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैं भी आपको बस हिंट दे रहा हूं कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूं मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखेंगे, अभी तक आपको जितनी भी वैल्यू पता है एंगल की, आपको सिर्फ ये पता है कि 0 से लेकर के अगर 90 डिग्री तक एंगल है तो आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 0 से अगर मान लीजिए 90 डिग्री से एंगल बड़ा भी है तो आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, उनके ग्राफ, ये सब चीजें हम इसमें करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, मैं उसको मेथड भी बताऊंगा, काफी सारे वैल्यूज निकालने के, 90 तक आपको पता है। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेरा सेकंड टॉपिक होगा, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेरा सेकंड टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोज करो आपको ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से, या फिर मान लीजिए इस तरह से, या फिर मान लीजिए इस तरह से। तो इन ग्राफ को सीखने के लिए कि ये ग्राफ क्या इंप्लाइज कर रहे हैं, इनको सीखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए किसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको समझाऊंगा y = mx + c। हालांकि काफी छोटी इक्वेशन है लेकिन अपने आप में बहुत कुछ ही रिवील करेगी। ठीक है, जब मैं इसको आपको बताऊंगा। तो जैसे हम चैप्टर मतलब 3rd पे जाएंगे, 4th पे जाएंगे तो काफी सारे ग्राफ
फिजिक्स में जाहिर सी बात है काफी सारे ग्राफ, हम चाहे 11th हो 12th हो, आप आगे आईटी के लिए प्रिपेयर करो, नीट के लिए प्रिपेयर करो, ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें से एक पार्ट क्या होगा, y = x + c, ये भी ग्राफ ही है एक तरह से। तो ग्राफिकल मेथड से चीजों को समझना काफी इजी हो जाता है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद मैं आपको करवाऊंगा, देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन के बाद हम जाएंगे बेसिक डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11th में और 12th में तो है ही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर के बोला जाता है कैलकुलस। तो देखो कैलकुलस वैसे तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ओके, लेकिन जितना हम फिजिक्स में यूज करेंगे उतनी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बेसिक वाइज हमें ये टॉपिक करने काफी ज्यादा नेसेसरी होंगे। कुछ और भी चीजें होंगी बीच बीच में जो मैं आपको बता दूंगा कि अगर डिग्री है, डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब एंगल को डिग्री से रेडियन में, रेडियन को डिग्री से कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, वो चीज आपकी चैप्टर 2 में यूज हो जाएगी। ग्राफ की जो चीजें हैं वो आपकी चैप्टर 3rd से ही शुरू हो जाएगी कि ग्राफ हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ओके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपका चैप्टर 3rd में शुरुआत हो जाएगी जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा आपको मैं सलाह देता हूँ कि उन सब चीजों को जो आपका मेन पेज है ना, या एक पूरे पे एक चार्ट बना ले, एक बड़ा सा चार्ट बना ले, ताकि सारी चीजें एक ही जगह रहे और आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप वहां से देखते रहे, ठीक है। बल्कि उससे भी बेटर कि आप माइंड में सेट कर लो, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि कुछ समय बाद सारी चीजें हम भूल ही जाते हैं। तो इट विल बी बेटर कि आप सारी चीजें एक चार्ट बॉक्स पे सब चीजें लिख लो, जितने भी बेसिक फॉर्मूले, जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है। चलो तो काफी बात हो गई, अब शुरुआत करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो उसके लिए जो चीजें आपने पहले पढ़ चुके होंगे उसको पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद कुछ नया सिखाऊंगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सब चीजें करवा दूंगा, नहीं, हम आज बात करेंगे सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, बल्कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से मैंने बायोलॉजी स्टूडेंट को ये चीजें फेस करते हुए देखा है। बायोलॉजी स्टूडेंट को क्या होता है बेटा, वो मैथ्स में तो वो क्लास में जाते नहीं है, मैथ्स की क्लास में खास करके वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ बायो ली होती है, तो उनके लिए ये जो क्लास है ये रामबाण है, ठीक है। यानी कि जो भी चीजें आप यहाँ से सीखोगे, इस क्लास से सीखोगे, आपको पूरे 2 साल और उसके बाद भी जब आप प्रिपरेशन करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहां पर वो काम आएगी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने करेंगे, जैसे आपने साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, इन सब चीजों के बारे में तो आपको पता ही है, ओके। और इनकी कुछ वैल्यू भी आप जानते हो, जैसे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप बता सकते हो, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। लेकिन डिग्री से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा जो एंगल है उसको रेडियन में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी तक आपने जो एंगल पढ़े होंगे वो डिग्री में पढ़े होंगे, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, लेकिन रेडियन में भी हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से वो मैं बता रहा हूँ पहले, कि सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 रेडियन किसे कहते हैं, 1 रेडियन किसे कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा एंगल एज्यूम कर रहा हूँ, लेट ये ए है, ओके, ये सेंटर है और ये ओ बी, ठीक है। तो मुझे अगर मान लो ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ए बी, मैं इसको आर्क बोल रहा हूँ, ए बी को आर्क है एक, ठीक है, और लेट कैपिटल आर जो है वो उसका रेडियस है, ठीक है। तो थीटा रेडियस और इसमें जो थीटा है उसमें क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा क्या होगा, थीटा बराबर होगा आर्क अपॉन रेडियस के। तो यहाँ पे आर्क कितना है अपना, आर्क है ए बी और रेडियस कितना है आर, ठीक है।
लेकिन क्या होगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं कंप्लीट रोटेशन करूं तो मैं कितना एंगल कवर करूंगा। देखो, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन थीटा इक्वल टू होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ और फिर से मैं वहीं पर आ रहा हूँ, तो टोटल आर्क जो मैंने कवर करी होगी, आर्क मतलब क्या होगा, टोटल सर्कमफ्रेंस हो गया। तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन, ठीक है, ये तो मेरे टोटल सर्कमफ्रेंस हो गया। थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, यहाँ पर आर रख दो, आर से आर गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई। यानी कि जब मैंने एक कंप्लीट रोटेशन किया है तो मैंने टोटल एंगल जो कवर किया वो कितना आ गया, 2 पाई। और इसको हम डिग्री नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं रेडियन, रेडियन। ओके, तो 1 रेडियन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस है और मैंने यहाँ पर थीटा की जगह पर अगर 1 ले लिया तो इसका मतलब क्या है, पहले बता दो। थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, रेडियन एक डिफरेंट नाम है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं मान लो डिग्री में मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो डिग्री में मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा वो मैं बताऊंगा। जब मैं कंप्लीट एंगल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अगर मैं इसको डिग्री में रिप्रेजेंट करूँ थीटा को, तो थीटा डिग्री में कितना होगा, थीटा डिग्री में होगा 360 डिग्री। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो 360 डिग्री है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी काफी ज्यादा यूज होगा ये चीजें। थीटा इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू 2 से 2 जाएगा पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। तो ये चीजें मुझे पता चल गई कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन। क्लास 11th और 12th में काफी जगह हम रेडियन पे ही काम करेंगे। रेडियन मतलब कि एक तरह से एक जब हम काम कर रहे हो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो एक्स वाई जेड में लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले रहे हो, स्फेरिकल नहीं सॉरी, एक डिस्क है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो थीटा और एक रेडियस आर, ठीक है। तो थीटा और रेडियस आर में जब भी आप काम कर रहे हो तो एंगल जो होगा वो हम रेडियन में लिया करेंगे वहां पे। और मोस्टली जहाँ पे क्लास 11th में 12th में हम रेडियन में ही बात करेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। पाई 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाय 180। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो डिग्री आपने पढ़ा हुआ उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ रेडियन में, तो किस तरह से आएगा ये चीजें आप नोट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं या फिर 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। एक रेडियन में कितने डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो ये दो चीजें हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा। अब मैं आपको कुछ एंगल दूंगा और आप मुझे बताना कि उन डिग्री की जो मैं एंगल दूंगा उनकी रेडियन में क्या वैल्यू होगी। आज हम बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे, जितनी भी करेंगे अच्छी करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप ज्यादा ना करो, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखो, सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये चीजें ऐसी जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो 0 डिग्री मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिग्री में। अगर मैं इन एंगल की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा वो मुझे बताना, बल्कि मुझसे पहले ही बता दो कन्वर्ट करके। वीडियो पॉज करो और फटाफट कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आएगी इनके रेडियन में और मुझे बताओ, ठीक है। चेक करो, तो 0 में तो खैर 0 ही आएगा। 30 डिग्री में मुझे रेडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो 1 डिग्री में कितना रेडियन है, 1 डिग्री में, तो 30 डिग्री में कितना होगा, इंटू 5 अपॉन 180, यानी कि 0 से 0 जाएगा, कितना आएगा 6। इसका मतलब पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। सिमिलरली आप 45 से मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 की, तो ये कितना आएगा, पाई बाय 4। 60 को आप चेंज करो, 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 6 3, तो ये कितना है, पाई बाय 3। इसी तरह से जब हम 90 डिग्री को चेंज करोगे तो 90 इंटू पाई अपॉन 180,
तो ये कितना आएगा पाई बाय 2। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें पता चल गई है वैल्यू ऑफ रेडियन में। ठीक है, 0 डिग्री में 0 रेडियन होंगे, 30 डिग्री में पाई बाय 6 रेडियन होंगे, 45 डिग्री में पाई बाय 4 रेडियन होंगे, 60 डिग्री में पाई बाय 3 और 90 में पाई बाय 2। ठीक है, आप एक चीज और देखो, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 3 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 30 में पाई बाय 6, 60 में पाई बाय 3। ठीक है, रेसिप्रोकल 3 है तो 6 आएगा, 6 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। ओके, 90 में तो फिर सिंपल है पाई बाय 2। ये चीजें तो आप ध्यान रखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेडियन में हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज आपको किसी ने बोला कि मुझे बताओ sin पाई बाय 2 की वैल्यू। अब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं 10th क्लास में, तो अब मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू डिग्री में या रेडियन में चेंज कर सकते हैं। देखो, हमें पाई बाय 2 रेडियन देखना है, 90 डिग्री तो हमें पता है कि 90 डिग्री में कितना होता है पाई बाय 2 रेडियन। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। sin 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि मुझे पता लग गया कि sin पाई बाय 2 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। ठीक है, अगर आपका sin पाई बाय 2 है तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि sin पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, sin पाई बाय 4 की वैल्यू तो क्या है, पाई बाय 4 में देख लो कहां पर होगा 45 डिग्री, 45 sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इसी तरह से sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू और sin पाई बाय 6 की वैल्यू दोनों बराबर ही होंगी ना, कितनी होगी 1/2 और इसकी भी 1/2, दोनों एक ही तो चीज है। और इसी तरह से आप cos पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ, cos पाई बाय 3 का मतलब क्या है, पाई बाय 3 देख लो आप कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सिमिलरली cos पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया cos 90 और 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए आपको रेडियन में डायरेक्ट वैल्यू दे दी तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको पहले डिग्री में चेंज करो और फिर वैल्यू निकालो। आप माइंड में सेट कर लो कि इन ये 45 कितना होता है, 60 कितना होता है रेडियन में, और फिर आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल भी सकते हो। तो ऐसी चीजें जैसे मैंने cos पाई बाय 2 बताया, यहाँ पे sin पाई बाय 2 बताया, और ये जितने भी वैल्यू देखना आपको फिजिक्स में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे फिजिक्स में 11th में 12th में कहीं भी फ्यूचर में भी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम 90 डिग्री से अगर ज्यादा वैल्यू है या पाई बाय 2 से ज्यादा वैल्यू है तो तब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बाय, थैंक यू।